नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो जो साइक्लोन का संभावना बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है, उसका अभी का ट्रैक और इंटेंसिटी का प्रोजेक्शन क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अभी का सिस्टम का लाइव कंडीशन क्या है, इसके साथ ही रेनफॉल का प्रभाव पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के समय और बांग्लादेश के समय कब से इंक्रीज होने की संभावना है सिस्टम की वजह से, और कहाँ पर लैंडफॉल का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और मॉडल का प्रोजेक्शन क्या है और मेरा एनालिसिस इसके बारे में क्या है, इस सब के बारे में पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा जानकारी अच्छे से मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। तो जैसे कि फोरकास्ट पहले किया गया था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों में एक साथ ही सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला अक्टूबर मंथ में, तो वैसा ही हुआ है। प्रेडिक्शन एक तरीके से मैच ही हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी में तो सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, बट अरबियन सी पे साइक्लोन का फॉर्मेशन कर चुका है। ऑफिशियली भी साइक्लोन का फॉर्मेशन कर गया है। तो मैंने कल ये साइक्लोन जो अरबियन सी का साइक्लोन के बारे में ट्रैक जारी किया था, तो उसी हिसाब से अरबियन सी का सिस्टम को आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इसकी वजह से बादल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा घमाघोट तरीके से उभर रहा है अरबियन सी के दक्षिणी जो पश्चिमी भागों में, जो कि लगातार इंटेंसिफाई कर रहा है। और ये साइक्लोन का नाम भी करा दिया गया है, इसका नाम है तेज। या ऑफिशियली साइक्लोन का नामकरण आईएमडी ने भी कर दिया है। और ये साइक्लोन भारतीय तट से लगातार दूर जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सिस्टम भारत के पश्चिमी तट में या पाकिस्तान में आने का संभावना है ही नहीं, तो बिल्कुल वैसे के हिसाब से सिस्टम काफ़ी दूर आ चुका है पश्चिमी भारत के तट से। बट ये येमन के आसपास जल्द ही लैंडफॉल कर जाएगा और बहुत शक्तिशाली साइक्लोन के रूप में लैंडफॉल कर सकता है, इसलिए वहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो भाई बंगाल की खाड़ी को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बादल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सर्कुलर मोशन पे स्पिनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम भी इंटेंसिफाई करने के लिए कंडीशन इसका भी सही हो रहा है। और ये सिस्टम बहुत ही जल्द अगले 24 घंटे में इसी जगह के आसपास एक डिप्रेशन का रूप ही ले लेगा, और ये भी साइक्लोन का रूप ले सकता है उसके अगले 24 घंटे में। यानी कि अभी के हिसाब से 23 तारीख के आसपास में ये बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन का फॉर्मेशन ये सिस्टम की वजह से होने वाला है। अभी तो ये वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में है, बट ये 23 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। तो साइक्लोन का रूप लेने के बाद इसका नाम हमून रखा जाएगा। तो अभी तो पूर्वी भारत के समय आसमान पूरी तरह से साफ है, बट 23 तारीख रात से ही यहाँ पर बारिश का प्रभाव इंक्रीज हो जाएगा। कल के आसपास से यहाँ पर बादल का प्रभाव भी पूर्वी भारत के तटों में धीरे धीरे करके पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम की वजह से। और 23 से लेकर पूरे 27 तारीख के बीच में कई समय भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। तो अभी इस सिस्टम का ट्रैक प्रोजेक्शन क्या है उसके ऊपर चलिए नज़र डालते हैं। तो अगर सबसे पहले साइक्लोन तेज के ट्रैक के ऊपर नज़र डालेंगे तो आईएमडी की तरफ से साइक्लोन तेज को लेकर ट्रैक जारी कर दिया गया है। तो आप उसके ट्रैक को यहाँ पर देख ही सकते हैं, जो कि लगातार येमेन और ओमान के आसपास लैंडफॉल करने वाला है 24 तारीख के आसपास में। तो वही JTWC के ट्रैक को भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। JTWC के हिसाब से भी ये साइक्लोन 24 तारीख के आसपास येमेन के आसपास में लैंडफॉल कर सकता है। तो आप ये स्क्रीन पे जो ग्राफिक देख रहे हैं, ये ग्राफिक को मैंने डिज़ाइन किया है। अलग अलग मॉडल्स को देखने के बाद इसके कंक्लूजन के हिसाब से ग्राफिक को डिज़ाइन किया गया है। तो ये ग्राफिक के हिसाब से ही हम ये जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम के फ्यूचर के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहले अरबियन सी के सिस्टम को देखें तो यहाँ पर लगातार ट्रैक ओमान येमेन की तरफ जा रहा है। 23 तारीख से 24 तारीख के बीच में इसका लैंडफॉल येमेन के आसपास में हो सकता है। बहुत इंटेंस साइक्लोन के रूप में इसका लैंडफॉल हो सकता है। अभी तो सीवियर साइक्लोन के रूप में है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तेज, इसका विंड स्पीड 110 से 120 किलोमीटर के आसपास में अभी है, जो कि लगातार ये वेरी सीवियर साइक्लोन और इवन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी लैंडफॉल से पहले पकड़ सकता है। बट अच्छी बात यह है कि भारत के पश्चिमी तट से लगातार दूर जाएगा, तो इसलिए भारत के किसी भी तट में साइक्लोन तेज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो जो कल लो प्रेशर का फॉर्मेशन किया था सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, वो इंटेंसिफाई करके आज वेल मार्क लो प्रेशर का रूप ले गया है। यहाँ पर लिखा भी गया है टुडे 21 अक्टूबर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, मतलब यहाँ पर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास में एक वेल मार्क लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर चुका है, यानी कि स्पष्ट चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र। तो वो ये जो सिस्टम है ये लगातार इंटेंसिफाई करेगा और अगले 24 घंटे में, जैसे मैंने बोला कि 22 अक्टूबर में ये उसी जगह के आसपास एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। और डिप्रेशन का रूप लेने के बाद भी ये लगातार इंटेंसिफाई करेगा और ग्रेजुअली उत्तर पश्चिम दिशा में पहले मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा में ये मूवमेंट करने के बाद ये रिकर्व करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसी टाइम पे एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव
उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में रह सकता है, जिसकी वजह से ये हवाओं का फ्लो को चेंज करेगा एटमॉस्फेरिक लेवल में, जिसकी वजह से सिस्टम को रिकर्व करा देगा। इसका संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अभी के उसी के बेसिस पे जो मैक्सिमम मॉडल्स को देखकर ये ट्रैक का डिज़ाइन मैंने किया है कि इसका फ्यूचर ट्रैक क्या रह सकता है। तो उसी बेसिस पे अगर हम पहला ट्रैक को देखेंगे तो यहाँ पर ये डिप्रेशन का रूप जब कल ले लेगा तो लेने के बाद ये धीरे धीरे करके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाएगा, उसके बाद रिकर्व करके उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और बांग्लादेश की ओर जा सकता है। और 26 अक्टूबर के आसपास ये बांग्लादेश के आसपास में लैंडफॉल कर सकता है, आज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म और इवन एक सीवियर साइक्लोन के रूप में भी इसे लैंडफॉल कर सकता है। तो भाई दूसरा ट्रैक को अगर हम देखें तो इसका ट्रैक, ये जो दूसरा वाला ट्रैक, इसका भी संभावना बहुत ज़्यादा है, बट पहले वाले ट्रैक का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा अभी के टाइम पे है, क्योंकि बांग्लादेश में इसका लैंडफॉल होने का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो दूसरा वाला ट्रैक ये बोलता है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाएगा, बट उसके बाद थोड़ा ही रिकर्व करके उत्तर दिशा में आगे जाके उड़ीसा के आसपास या वेस्ट बंगाल के आसपास कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। बट इसका भी संभावना है। ये दोनों ट्रैक में से किसी को भी हम इनकार नहीं कर सकते, बट अभी के हिसाब से इसका उड़ीसा के आसपास आने के बाद रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर जाने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वो ट्रैक रहता है तो उसी के बेसिस पे बारिश का प्रभाव 23 तारीख से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। 24 तारीख में भारी बारिश का प्रभाव उड़ीसा के जो तटीय भागों में रह सकता है। बट ये ट्रैक जो पहला वाला ट्रैक के हिसाब से ओनली तटीय उड़ीसा में ही भारी बारिश रहेगा, बट इंटीरियर उड़ीसा में या कोई दक्षिण उड़ीसा में कोई खास भारी बारिश का संभावना नहीं रहेगा। बट वेस्ट बंगाल में भारी से अति भारी बारिश ज़्यादा होने का चांसेस है। और अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम उड़ीसा कोस्ट के पास आते थे 24 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और इवन सीवियर साइक्लोन का रूप ले सकता है अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से। बट ये ज़्यादा कोई बड़ा स्टॉर्म या कोई बड़ा साइक्लोन का रूप लेने का संभावना अभी के टाइम पे नहीं है। मैक्सिमम सीवियर साइक्लोन इसका रेंज है, जैसे मैंने वीडियो में आपको लगातार पहले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन तक ही जा सकता है। तो उसी के बेसिस पे ये सीवियर साइक्लोन तक मैक्सिमम जा सकता है। 24 तारीख के आसपास ये साइक्लोन का रूप ले सकता है, वही 24 से 25 तारीख के बीच में सीवियर साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। बट अभी के प्रेडिक्शन यही बोल रहा है कि ये उड़ीसा कोस्ट के आसपास आने के बाद ये रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर जा सकता है। मतलब बांग्लादेश में साइक्लोन की वजह से खतरा दिखाई दे रही है अभी के हिसाब से। तो अगर हम रेनफॉल मैप को देखेंगे तो यहाँ पर रेनफॉल मैप को भी यहाँ पर दिखाया गया कि अगर वो ट्रैक रहता है तो उसी ट्रैक के हिसाब से रेनफॉल कहाँ पर कितना हो सकता है। तो उसी बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये तटीय उड़ीसा में ही ज़्यादा भारी बारिश का प्रभाव रह सकता है 23 से लेकर 26 के बीच में। बट इंटीरियर उड़ीसा में, दक्षिण उड़ीसा में कोई खास भारी बारिश या कोई भी बारिश की संभावना बहुत ही कम दिखाई देगी। बट वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा भारी बारिश की कंडीशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पूजा फेस्टिवल में कुछ बाधा आ सकता है इन सभी हिस्सों में, उड़ीसा के तटीय हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के हिस्सों में। और बांग्लादेश में जबकि सिस्टम के लैंडफॉल होने का संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए बांग्लादेश में इसकी वजह से मेजर इफेक्ट हो सकता है, विंड डैमेज भी हो सकता है और भारी से अति भारी बारिश के चलते फ्लडिंग कंडीशन भी, फ्लैश फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी आ सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के समय भी बारिश का प्रभाव रह सकता है 24 से लेकर 28 के बीच में। बट अभी जबकि सिस्टम का कोई ज़्यादा मेजर स्टॉर्म बनने का संभावना नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कोई विंड डैमेज का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट हाँ, अगर सीवियर साइक्लोन के रूप में लैंडफॉल अगर बांग्लादेश में करता भी है तो उसकी वजह से भी नुकसान का संभावना को इनकार नहीं कर सकते। तो वहाँ पर लोगों को सतर्कता रखने की जरूरत है। मतलब अभी के हिसाब से जो लग रहा है कि वही लग रहा है कि उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में इसका लैंडफॉल कहीं पर भी हो सकता है। बट अभी के हिसाब से बांग्लादेश में इसका लैंडफॉल होने का संभावना क्वाइटली ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर ये सिस्टम बांग्लादेश में लैंडफॉल करता है तो इसकी वजह से पूर्वी भारत में कोई ज़्यादा खतरा की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत का तट एक तरीके से सेफ ही दिखाई दे रही है, क्योंकि WD उसी टाइम भी आने वाला है, तो इसलिए सिस्टम का ट्रैक को चेंज कर सकता है। और मैक्सिमम मॉडल्स का प्रेडिक्शन भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर हम ECMWF मॉडल को देखें तो यहाँ पर ECMWF मॉडल भी बिल्कुल सेम ही फोरकास्ट लगातार कर रहा है कि उड़ीसा कोस्ट के आने के बाद ये रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर जा सकता है। और नैपजेन मॉडल थोड़ा सा उसको ज़्यादा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की ओर ला रहा है। बट इसका संभावना भी है, जैसे मैंने बोला कि इसका संभावना भी इनकार नहीं कर सकते। और इसके साथ आइकॉन मॉडल हो या कोई CMC मॉडल, सभी इसको उड़ीसा कोस्ट के आसपास आने के बाद रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर ला रहे हैं। तो इसी का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि सिस्टम जो फॉर्मेशन करेगा साइक्लोन कर्व लेने के बाद, ये इसका मैक्सिमम संभावना भी दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश में ही इसका लैंडफॉल या सिस्टम का टकराने का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसलिए बांग्लादेश में इसकी वजह से नुकसान का संभावना दिखाई देगी। और अगर बड़ा स्टॉर्म बन भी जाता है तो उसकी वजह से बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा खतरा दिखाई देगी। स्टॉर्म सर्ज के साथ हेवी रेन का कंडीशन और विंड डैमेज जैसी कंडीशन बांग्लादेश के तटीय हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और 24 से लेकर 26 तारीख के बीच में ही इसका मेजर इफेक्ट आपको तटीय हिस्सों में देखने को मिलेगा, उड़ीसा से लेकर बांग्लादेश के बीच में।
तो यहाँ पर मैंने हर एक कंडीशन के हिसाब से आपको जानकारी देने की कोशिश किया कि सिस्टम का फॉर्मेशन जो करेगा बंगाल की खाड़ी में उसका इनिशियली ट्रैक और इंटेंसिटी क्या रह सकता है, कहाँ पर इसकी वजह से बारिश और विंड डैमेज हो सकता है, उसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल गया होगा। तो मैं लगातार आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर इसके ट्रैक में कोई चेंज हो गया, पूर्वी भारत में लैंडफॉल होने का संभावना बढ़ता है, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।